गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 करेंगे जो हमने पहले छोड़ा हुआ था। पार्टनरशिप तो हमारी कंप्लीट होगी, तो अब हम चैप्टर 1 करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में एनपीओ का नाम भी देते हैं। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका मेन पर्पज़ क्या होता है? सेवा भावना होता है, लाभ कमाना इनका पर्पज़ नहीं होता। तो ये कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, या कोई स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स या आर्ट कल्चर आदि क्लब वगैरह होते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो होती हैं, ये इनका जो मेन पर्पस होता है वो लाभ कमाना नहीं होता। तो जैसे जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो तो अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करती हैं। पर ये जो होती हैं इनके खाते अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो इनको कोई फंड्स वगैरह प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जिनसे इनको इनकम होती है वो होते हैं जैसे डोनेशन, कोई सरकार वगैरह या कोई व्यक्ति इनको डोनेशन दे देते हैं, दान में दे देते हैं। मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस होती है इनकी, कि जो इस संस्था के सदस्य बनते हैं वो उनसे एक मतलब एंट्रेंस फीस ली जाती है कि इस संस्था के मेंबर बनने के लिए। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन चंदे के रूप में कुछ पैसा इनको मिलता है। लोन एंड ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन, तो और जो अलग अलग संस्थाएं वगैरह होती हैं वो लोन और ग्रांट भी देती हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले है इसमें एंटिटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली एंटिटी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्रमोटर, के इसका जो अस्तित्व होता है वो इसके जो प्रमोटर्स होते हैं, बनाने वाले होते हैं, उनसे अलग होता है। सेकंड है पर्पस। देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल एट लार्ज। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मतलब जैसे शिक्षा से संबंधित लोगों को सुविधाएं देना, या कोई धार्मिक सुविधाएं देना, और कोई कल्चरल फैसिलिटीज़ लोगों को कम रेट पर देना इनका पर्पस होता है। नेक्स्ट है ऑनरशिप। इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी आर ट्रस्ट, दस इट इज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। तो इनका जो ऑनरशिप होता है वो एक सोसाइटी के अंतर्गत होता है। एक सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी या कोई संस्था तैयार की जाती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है वो इनकी ऑनरशिप में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इनका जो मेन पर्पस होता है वो लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि ये जो है इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा भावना होता है। तो बट इट डज नॉट मीन्स दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट टर्म्ड एज सरप्लस। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, थोड़ा बहुत इनका प्रॉफिट मोटिव होता भी है और प्रॉफिट कमाते हैं, पर उसे प्रॉफिट ना समझ के उसे क्या लिखा जाता है? सरप्लस लिखा जाता है। Surplus is necessary to maintain its assets and also operation. Surplus is used for the objective for which it is set up and is not distributed among its member. तो जो सरप्लस होता है वो इसको सेटअप करने में, इसे तैयार करने में, मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें इसको डिवाइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी आर मैनेजिंग कमेटी। अब इनकी जो मैनेजमेंट होती है उसमें जो ट्रस्टी होते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं। फंड्स फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर एंड डोनर। जो इनके मेंबर होते हैं या जो दानी सज्जन होते हैं वही फंड देते हैं, और वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेंबरशिप फीस हो सकती है, एंट्रेंस फीस हो सकती है, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन की फीस आदि हो सकती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर विच इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ये भी तीन तरह के खाते बनाते हैं। एक तो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो अब दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक तो होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक होगी प्रॉफिट अर्निंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला है पर्पस फॉर विच सेटअप। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल या कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों में डेवलप करने के लिए किया जाता है, और जो प्रॉफिट अर्निंग होती हैं इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फंड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जैसे एंट्रेंस फीस होगी, और
डोनेशन होगी, इस तरह की इनकी मेंबरशिप फीस आदि इनकम होती है। और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये दे आर रेज्ड एज कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड शेयर कैपिटल आर बोरोड फंड इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के रूप में शेयर कैपिटल के रूप में इनकम आती है, और पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लेकर आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट की तो अभी बताया मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, पेमेंट और बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो आपने पहले की हुई है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें बैलेंस जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट। सरप्लस होता है जिसे हम प्रॉफिट मानते थे पहले, और डेफिसिट जिसे हम लॉस मानते थे। इसी तरह से प्रॉफिट अर्निंग का तो प्रॉफिट या लॉस ही होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट। इट्स प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एनपीओज होते हैं वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने पार्टनर्स में, पर जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने मेंबर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अभी तीन तरह के खाते तैयार करती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें से दो के बारे में हम आज बताएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत जितनी भी प्राप्तियां और भुगतान होती हैं बैंक और कैश को इंक्लूड करके, वो सब इसी अकाउंट में लिखी जाती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट बीइंग शोन अंडर एप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट, इट बिगन्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड विद क्लोजिंग कैश। इसके जो शुरू में है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश का बैलेंस लिखना है, बैंक का बैलेंस लिखना है, और जो इसका एंड करना है हमने इस खाते का, तो एंड में भी हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, कैश का भी और बैंक का भी लिखना है। रिसिप्ट आर शोन इन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या दिखानी है? जो भी हमारी रिसिप्ट होंगी, प्राप्तियां होंगी। और जो पेमेंट है वो हमने कहाँ दिखानी है? क्रेडिट साइड में। रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर आर शोन इन दिस अकाउंट वेदर इट इज कैपिटल आर रेवेन्यू। एक चीज का ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी रिसिप्ट दिखानी है, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है। और वेदर इट रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। हमने रिसिप्ट देखनी है, ये नहीं देखना कि वो करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है। सिर्फ रिसिप्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ईयर की हो। तो ये इसका फॉर्मेट आपको शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखना है। फिर सारी प्राप्तियां डेबिट में लिखनी है। टू सब्सक्रिप्शन, इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का हो गया। डोनेशन होगी, स्पेसिफिक डोनेशन, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, एंट्रेंस फीस होगी, जनरल ग्रांट, सेल, न्यूज़पेपर, रेंट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंट, मिसलेनियस रिसिप्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, लिगेसी, एंडोमेंट फी, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये सब रिसिप्ट्स हैं। और पेमेंट वाली साइड आ जाएगी हमारे, अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो लिख देंगे क्रेडिट साइड में। और जो हमने पेमेंट की है, जैसे सैलरी की है, रेंट की है, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर, ऑडिट फी, इंश्योरेंस, ऑनरोरियम, म्यूनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के खर्चे जो हैं वो हमने कहाँ लिख देने हैं? पेमेंट साइड में लिख देने हैं। नेक्स्ट है फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले है नेचर। इट इज एन असेट्स अकाउंट, इट बीइंग ए समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। के ये असेट्स अकाउंट होता है, कैश प्राप्तियां और कैश भुगतान इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। इसका बेसिस क्या है प्रिपेयरिंग का? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक एक नंबर में इस तरह से आ जाते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेस क्या होता है, कि ये कैश बेस अकाउंट होता है। Capital and revenue, it record all receipt and payment whether they are of revenue nature or capital nature. Period, it record all cash and bank transaction whether it relate to current, previous or next year. Opening and closing balance, opening balance cash in hand, cash at bank beginning में लिखा जाता है और end में इसका closing balance लिखा जाता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड डेप्रिसिएशन। ये सब कौन सी इनकम है जो हमें अभी मिली नहीं है, तो ये इस अकाउंट में नहीं लिखे जाते क्योंकि ये कैश बेस है। तो जो पैसा हमने दिया या लिया है केवल वही लिखा जाता है। पर्पस, द पर्पस टू शो सम
अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अलग अलग हेड के अंतर्गत कितना पैसा हमारे पास आया है वो हमने लिखना है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इट डज नॉट शो एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर अर्लियर पीरियड एंड फॉलोइंग पीरियड आर आल्सो शोन। तो ये सेम अकाउंटिंग पीरियड में कि यही खर्चे या इनकम शो नहीं करता, बल्कि आने वाले और पिछले के भी शो करता है। ये इसकी लिमिटेशन है। Second, it does not show whether the not-for-profit organization is able to meet its day-to-day expenses out of its income or not। कि इसमें ये नहीं बताया जाता कि वो एनपीओ जो है वो अपने खर्चे इनकम से पूरे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आगे है डिफरेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक, दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला है बेसिस। इट इज समरी ऑफ कैश बुक एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश बुक। तो कैश बुक से ही तैयार किया जाता है, और जो कैश बुक है इट रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली। पीरियड रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार किया जाता है, और कैश बुक जो है वो डेली बेस पर भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट है डेट। ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन डेट वाइज बट आर शोन इन समराइज्ड फॉर्म। इसमें डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं होती, पर कैश बुक में डेट वाइज ट्रांजैक्शन होती है। इंस्टीट्यूशंस रिसिप्ट एंड पेमेंट एनपीओ तैयार करते हैं, और कैश बुक जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार कर सकती हैं और एनपीओज भी तैयार कर सकते हैं। साइड्स, यहाँ इसकी दो साइड होती हैं, डेबिट साइड रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट। और कैश बुक जो है वो डेबिट और क्रेडिट दो साइडों में शो होती है। आगे है लेजर फोलियो। देयर इज नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई लेजर फोलियो नहीं होता, और कैश बुक में एक अलग से सेपरेट कॉलम बनता है लेजर फोलियो का। तो ये मैंने सारा अभी आपको बताया कौन से अकाउंट के बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि हम आज दो अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? Not for profit organization are not set up for the purpose of earning profit, therefore they do not prepare profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं तैयार करती? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन सरप्लस आर डेफिसिट। तो ये कौन सा तैयार करती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किसके पता करने के लिए? सरप्लस है या डेफिसिट है। इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट while expenses and losses are debited. The difference between the two sides is either surplus or deficit. When total of debit side is more than the total of credit side, surplus is added to the capital fund, whereas deficit is deducted from capital fund. तो इसके हमने क्या करना है? इनकम एंड गेन कहाँ लिखने? क्रेडिट साइड में। और एक्सपेंसेस कहाँ लिखने? डेबिट साइड में। तो अगर क्रेडिट बड़ी है तो हमारे पास क्या होगा? सरप्लस। और अगर डेबिट बड़ी है तो क्या होगा? डेफिसिट। फिर जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो कैपिटल फंड के अंतर्गत सरप्लस को कर देते हैं ऐड, और डेफिसिट है तो कर देते हैं माइनस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम with revenue expenses is determine surplus or deficit. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो हम कोई भी ले लेते थे, पर इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही लेने हैं, और वो अकाउंटिंग पीरियड के ही लेने हैं, वेदर दे हैव बीन पेड आर नॉट। दैट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, पर वो किसके होने चाहिए? करंट ईयर के होने चाहिए। और इसी तरह से रेवेन्यू इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव रिसीव्ड आर नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड closing balance. It does not have an opening balance. Its balance is either surplus or deficit, which is transferred to capital fund in the balance sheet. आगे है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो है वो होंगी, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दस ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये इसका फॉर्मेट दे रखा है। इसमें देखिए, जैसे हमारे पास खर्चे हमने डेबिट साइड लिखने हैं, तो सैलरी होगी, सैलरी लिखी जैसे हम P&L में बनाते थे, P&L जैसा ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर देनी है जो एट द एंड है, और लेस कर देनी है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग।
इसी तरह से कोई रेंट का खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसमें से कोई प्रीपेड है तो वो लेस कर देंगे, एक्रूड है तो ऐड कर देंगे। इसी तरह से ऑडिट फी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हॉनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन आदि। और इनकम वाली साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसमें ये ध्यान रखना है कि ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड और करना है एडवांस इन द बिगिनिंग, और लेस करना है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड, मीन्स रिवर्स है। इसी तरह से कोई एंट्रेंस फीस प्राप्त हुई है, जनरल डोनेशन, लिगेसी डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, प्रॉफिट हुआ है, कोई सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सन्ड्री रिसिप्ट आदि। और अब अगर क्रेडिट बढ़ा है तो आ जाएगा टू सरप्लस, और अगर डेबिट बढ़ा है तो आ जाएगा बाय डेफिसिट। तो इस तरह से ये मैंने आज आपको 2 अकाउंट्स के बारे में बताया है इसमें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बैलेंस शीट, और जो बाकी और टर्म्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसका फॉर्मेट जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू।